तो बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे टेम्परेट साइक्लोन, आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे आज हम लोग। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, हमेशा ध्यान दो, ये 5 अंश से लेकर 30 अंश अक्षांश के बीच उत्पन्न होता है। हमेशा ये जो साइक्लोन है 5 अंश अक्षांश से लेकर 30 अंश अक्षांश के बीच, दोनों गोलार्धों में, हमेशा ध्यान दो इस बात को, दोनों गोलार्ध की बात करें, 5 से लेकर 30 अंश अक्षांश के बीच यह उत्पन्न होता है। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, 0 से लेकर 5 अंश अक्षांश के बीच चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। नहीं होता है क्योंकि हवाएं घूम नहीं पाती हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, 0 से लेकर 5 अक्षांश के बीच कोई साइक्लोन उत्पन्न नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, ये इक्वेटर है, 0 अंश अक्षांश, ये 5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये 30 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 5 अंश उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर ये 30 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, 0 से लेकर 5 या 0 से लेकर 5 उत्तर और दक्षिण की हम बात करें, अर्थात 5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच यहां चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। हमेशा ध्यान दो, उसके पीछे कारण यह है कि जो हवाएं हैं वह घूम नहीं पाती। तो 5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच यह साइक्लोन उत्पन्न होता है। लेकिन 5 से लेकर 30 के बीच की बात करें, 5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 30 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा या 5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर 30 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच यह जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यह उत्पन्न होता है। एक बात हमेशा याद रखना, तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है 5 से लेकर 30 के बीच उत्पन्न होता है। अब एक प्रश्न कि आपने देखा होगा चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर, परिध पर हाई प्रेशर, तभी तो हवाएं परिध से केंद्र की ओर चलेगी। और केंद्र में लो प्रेशर का बेल्ट तभी बनेगा जब हवा, गर्म हवा केंद्र में आ जाए और ठंडी हवा परिध पर हो। तो हवाएं हमेशा तो केंद्र में लो प्रेशर, परिध पर हाई प्रेशर। अब सोचो जरा, आप देखो, आप आखिर ये जो चक्रवात है, इस बनने की शर्त क्या है? पूरी बात ध्यान देना, ये जो चक्रवात है बनने की शर्त क्या है?
आखिर यह चक्रवात बनेगा तो कब बनेगा? इस चक्रवात के बनने की हमेशा पहली बात, समुद्र का तापमान छब्बीस से लेकर 27 अंश सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसका मतलब है 26 से लेकर 27 अंश सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। दूसरी चीज, समुद्र की गहराई। लगभग, हमेशा ध्यान दो, 60 से लेकर 70 मीटर होनी चाहिए। ये जो समुद्र की गहराई है 60 से लेकर 70 मीटर होनी चाहिए। और तीसरी चीज, ITCZ के पास गर्म हवा का ऊपर उठना आवश्यक। ये जो साइक्लोन बनता है, साइक्लोन बनने की 3 शर्त है। समुद्र का तापमान लगभग 26 से लेकर 27 अंश सेल्सियस तक होना चाहिए। नंबर 2, समुद्र की गहराई लगभग 60 से 70 मीटर होनी चाहिए। और ITCZ के पास गर्म हवा का ऊपर उठना आवश्यक है। जैसे ITCZ क्या होता है? ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवा है। हवा उत्तरी गोलार्ध की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा है। हवा दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों हवाएं जहां मिलती हैं इसे कहते हैं ITCZ। इसका अर्थ यही है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवा और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा की बात करें, ये दोनों हवाएं जहां मिलती हैं उसे कहा जाता है ITCZ। इसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स कहते हैं इसे। इसका नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स कहते हैं इसे। अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं इसे। पूरी बात ध्यान देना, यह ITCZ है। ITCZ का अर्थ क्या है? दोनों की व्यापारिक हवा, व्यापारिक हवा, ये हवा जहां मिलती है उसे कहते हैं ITCZ। तो ITCZ का अर्थ ये है, दोनों की व्यापारिक हवा जहां मिलेगी उसे ही कहा जाएगा ITCZ। मैंने क्या कहा? ITCZ के पास गर्म हवा का ऊपर उठना जरूरी है। अब सोचो, जब ये दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवा टकराती है तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। अब सोचो, जब ऊपर उठती है, अब जब ये हवाएं टकराती हैं तो घूम जाती हैं। ये हमेशा ध्यान दो, जब हवाएं टकराएंगी तो घूम जाएंगी ये। और जब घूमेगी तो कैसे घूमती हैं हवाएं? मैंने क्या कहा? ये हवा जब टकराएंगी तो ये घूम जाएगी। अब ये घूमती चली जाएगी, साइक्लोन को रूप ले लेगा। लेकिन होता क्या है, जब टकराएंगी तो गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी। जो ऊपर उठ जाएगी तो वो हवा केंद्र में आ जाती है। और जब गर्म हवा केंद्र में आ जाती है तो केंद्र में लो प्रेशर,
और परिध पर हाई प्रेशर बन जाता है और यह हवाएं परिध से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो साइक्लोन बनेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो आईटीसी जेट के पास बनेगा। अब मैंने क्या कहा, ये 5 से लेकर 30 अक्षांशों के बीच बनती है। अब एक से ध्यान दो, जब हम साइक्लोन की बात करते हैं, चक्रवात की बात करते हैं, तो ये जो चक्रवात है केवल समुद्र के ऊपर बनता है, जबकि टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन के लिए क्या जरूरी था, स्थल और समुद्र दोनों के ऊपर बनता है। हमेशा ध्यान दो, ये जो साइक्लोन है या चक्रवात सदैव समुद्र के ऊपर बनता है। यह चक्रवात सदैव समुद्र के ऊपर बनता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आखिर समुद्र के ऊपर क्यों बनता है? रीजन क्या है कि इस चक्रवात को एनर्जी मिलती कहां से? सोचो, हर साइक्लोन को एनर्जी चाहिए। टेम्परेट जो साइक्लोन है उसको एनर्जी मिलती है वाताग्र से, फ्रंट से। टेम्परेट साइक्लोन को एनर्जी मिलती है वाताग्र से, लेकिन ये जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है जलवाष्प के संघनन से। सोचो आप, जल का जो ताप है जब संघनित होता है तो गुप्त ऊर्जा निकलती है। यह जो गुप्त ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा का उपयोग यह साइक्लोन करता है। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए, ध्यान देना इस बात को, कि यह एनर्जी तभी निकलेगी, गुप्त उष्मा, गुप्त एनर्जी की बात करें, तभी साइक्लोन को प्राप्त होगा जब जल का एक निश्चित तापमान हो। निश्चित तापमान होना जरूरी है। अब देखो आप, इसलिए कहा जाता है कि समुद्र के जल का ताप लगभग 26 से लेकर 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, क्योंकि जब तापमान 26 से 27 डिग्री के आसपास होता है तो साइक्लोन को क्या होता है, जलवाष्प के संघनन से एनर्जी मिलती है। अब सोचो, जब कोई साइक्लोन समुद्र के ऊपर बनता है, तब मान लिया जाए ये समुद्र है, साइक्लोन यूं चक्कर लगाएगा। जब साइक्लोन यूं चक्कर लगाता है तो जलवाष्प को ग्रहण करता जाएगा। जब जलवाष्प को ग्रहण करता जाएगा तो स्वाभाविक है उस जलवाष्प से साइक्लोन को एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी साइक्लोन का विस्तार होता चला जाएगा। यह साइक्लोन का लगातार विस्तार होता चला जाएगा। अब सोचो आप, लेकिन साइक्लोन को एनर्जी तभी मिलेगी जब जल का ताप ज्यादा हो। मान लिया जाए कि समुद्र के जल का ताप 10 डिग्री है, तो साइक्लोन को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जब साइक्लोन की एनर्जी नहीं मिलेगी तो साइक्लोन अपना विस्तार नहीं कर पाएगा। यह हमेशा ध्यान देना है इस बात को। तो मैंने क्या कहा, यह साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, यह सदैव समुद्र के ऊपर बनता है, यह स्थल मंडल पर नहीं बनता, यह सदैव समुद्र के ऊपर बनता है, और इसको ऊर्जा मिलती है जलवाष्प के संघनन से। हमेशा ध्यान दें इस बात को। और जलवाष्प ज्यादा कहां मिलेगी? समुद्र में मिलेगा। हमेशा जलवाष्प के संघनन से इस साइक्लोन को ऊर्जा मिलती है, और जलवाष्प कहां ज्यादा मिलेगा? समुद्र के ऊपर। इसे ये साइक्लोन सदैव समुद्र के ऊपर बनते हैं। अब सोचो आप, मैंने क्या कहा, यह समुद्र है, साइक्लोन यूं चक्कर लगा रहा है। जैसे जैसे साइक्लोन को एनर्जी मिलेगी, साइक्लोन अपना विस्तार करता चला जाएगा, यह विस्तार करता चला जाएगा। और जब यह साइक्लोन स्थलीय भागों से टकराता है तो आपने देखा होगा कि स्थलीय भाग से अंदर 2-4 किलोमीटर अंदर तक साइक्लोन का प्रभाव दिखता है। उसके बाद साइक्लोन समाप्त हो जाता है। क्यों? कि जब इस साइक्लोन स्थलीय भाग से टकराता है तो इसकी जो पूरी की पूरी जो जलवाष्प है वो वर्षा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है।
और साइक्लोन को स्थलीय भाग पर जलवाष्प मिलता ही नहीं। और मैंने क्या कहा, यह जलवाष्प साइक्लोन के लिए पेट्रोल की तरह काम करता है। जैसे मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दें इस बात को, मान लिया जाए कि इस मैप में देखो आप, यह साइक्लोन बन चुका है, यह साइक्लोन है, और हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र के ऊपर ही बनेगा, स्थल पर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो एनर्जी मिलती है वह जल की गुप्त उष्मा से मिलती है, और उसके लिए जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और जलवाष्प कहां ज्यादा मिलेगा? समुद्र के ऊपर मिलेगा। आप सोचो जरा, ये जब साइक्लोन किसी स्थल से टकराता है, और जब स्थल से टकराएगा और जब स्थल के आंतरिक भागों में प्रवेश करेगा, तो साइक्लोन में जो जलवाष्प है वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब जल की बूंदों में कन्वर्ट हुआ, तो साइक्लोन की में जो जलवाष्प है वो समाप्त हो गया। और जब जलवाष्प समाप्त हो जाएगा, तो साइक्लोन को एनर्जी, ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। और ऊर्जा मिलनी जब बंद हो जाएगी, इस साइक्लोन को ऊर्जा मिलना जब बंद हो जाएगा, तो स्वाभाविक है ये चक्रवात कमजोर पड़ जाएगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका अर्थ ये है कि जब इस साइक्लोन स्थलीय भाग से टकराता है, कि जब साइक्लोन स्थलीय भाग से जब टकराता है, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन मान लिया जाए कोई नदी है और यह साइक्लोन नदी के मुहाने में प्रवेश कर गया, तो नदी में जल की मात्रा होती है, तो इस साइक्लोन को जलवाष्प मिलना शुरू हो जाएगा। और जब जलवाष्प मिलेगा तो इसे एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो यह साइक्लोन काफी अंदर तक क्या होगा? प्रवेश कर जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, इसे यह कहा जाता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यह हमेशा महासागर के ऊपर बनता है। अब एक चीज सोचो आप, इस साइक्लोन को बनने के लिए समुद्र के जल का ताप लगभग 26 से 27 अंश सेल्सियस होना चाहिए। 26 से लेकर 27 अंश सेल्सियस इसका ताप होना चाहिए, तो ऊर्जा मिलेगी साइक्लोन को। अब यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जाए, यदि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी, तो समुद्र के जल का ताप भी बढ़ने लगेगा। जब समुद्र के जल का ताप बढ़ेगा, तो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप सोचो जरा, यह कहा जाता है, इस साइक्लोन की जब बात करेंगे तो कहा जाता है कि पैसिफिक तापमान में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? समुद्री जल का तापमान बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? परिणामतः चक्रवात की आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि चक्रवात को ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। जैसे अक्सर देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दुनिया के साइंटिस्ट चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी तो समुद्र के जल का ताप बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा तो फिर साइक्लोन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। परिणामतः साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब एक प्रश्न उठा, पहली चीज, फिर एक प्रश्न, जब हम इस साइक्लोन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब इस साइक्लोन की बात करते हैं तो एक प्रश्न तो ये उठा कि जहां IT से जेड बनेगा साइक्लोन
वही बनेगा। अब इस साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो आप। ये जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन की स्थिति इस तरह होती है। ये समुद्री भाग है, ये आउटर रेंज है, ये साइक्लोन है। मान के चलना 0 से लेकर 5 किलोमीटर, 5 से लेकर 9 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान दो। ये जो साइक्लोन का भाग है, ये जो साइक्लोन का भाग है, ये आउटर रेंज है, बाहरी क्षेत्र। ये आपका साइक्लोन का बाहरी क्षेत्र होता है। ये क्लाउड जोन है। ये आपका क्लाउड जोन है ये। और ये जो साइक्लोन की आंख है, यह आंख, इस मैप को समझो जरा आप। द आई ऑफ साइक्लोन, ये साइक्लोन की आंख है। ये जो क्लाउड जोन है, क्लाउड जोन, इस जोन में यहां वर्षा ज्यादा होती है तथा हवाओं की गति भी ज्यादा। पहली बात, ये जो चक्रवात है, यहां वर्षा रुक जाती है तथा हवा की गति कम। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो आउटर रेंज है, यहां वर्षा होती है अब ध्यान से सुनो इस बात को। ध्यान से सुनो इस बात को। यह ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक स्ट्रक्चर है। हम लोग पढ़ चुके थे टेम्परेट साइक्लोन का स्ट्रक्चर। इस साइक्लोन का स्ट्रक्चर देखो आप। ये आउटर रेंज है, आउटर एरिया है साइक्लोन का। ये क्लाउड जोन है, ये नाम है क्लाउड जोन। हवा की स्पीड सबसे ज्यादा इस क्लाउड जोन में होती है। क्लाउड जोन में हवा की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और यहां वर्षा भी सबसे ज्यादा होती है, नाम इसका क्लाउड जोन है। और जो तबाही मचती है, बड़े पैमाने पर जो विनाश होता है, इस क्लाउड जोन के कारण होता है। यह साइक्लोन की आंख है। यहां वर्षा रुक जाती है तो हवा की गति कम हो जाती है। अब सोचो जरा, आखिर ये होता कैसे है और क्यों होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो आंख है ना, हम आंख की बात करें, हमेशा यहां समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं। अब इस मैप को ध्यान से देखो इस बात को। होता क्या है, मैंने कहा कि साइक्लोन में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। स्वाभाविक है, हवा ये परिधि है, ये केंद्र है। 0 से लेकर 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाएं कहां चलेगी? परिधि से केंद्र की ओर चलेगी, ये हवा चलेगी। ये फिर देखो 5 से लेकर 9 किलोमीटर की बात करें, यहां भी हवाएं हैं, वो परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी। लेकिन 9 से लेकर 12 किलोमीटर की बात करें, हवाएं सीधे बाहर चली जाती हैं। इस मैप में देखो आप,
इस मैप को देखो अब ध्यान से। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। ये जो साइक्लोन है परिधि 0 से लेकर 5 किलोमीटर के बीच, यह हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। यहां भी 5 से लेकर 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। लेकिन 9 किलोमीटर के बाद की बात करें, हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलने लगती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? पूरी बात ध्यान देना इस बात को। और आंख में वर्षा होती क्यों नहीं है? ध्यान से सुनने इस बात को। जब दोनों ओर की हवाएं जब आंख में आती हैं, तो मैंने क्या कहा, इस आंख में हवा की गति बहुत कम हो जाती है। और जब हवा की गति जब कम होती है तो स्वाभाविक है हवाएं ऊपर उछल नहीं पाती। और जब परिधि हवाएं केंद्र की ओर आ रही हैं तो नीचे तो समुद्र है, हवा जाएगी तो कहां जाएगी? जब दोनों ओर की सोचो, परिधि से हवाएं जब केंद्र की ओर आती हैं, आंख की ओर आती हैं, तो यहां से हवाएं ऊपर की ओर उछाल दी जाती हैं। जब ऊपर की उछालती है तो ये हवाएं क्लाउड वॉल में चली जाती हैं और क्लाउड वॉल से सीधे आउटर रेंज में चली जाती हैं हवाएं। अब सोचो, चूंकि इन हवाओं में जलवाष्प है और जब ये हवाएं क्लाउड जोन या आउटर रेंज में जाती हैं तो ये हवाएं क्लाउड जोन में या आउटर रेंज में जाकर के संघनित हो जाती हैं और वहां जाकर के ये घनघोर बारिश करती हैं। आप सोचो जरा, जब ये परिधि से हवाएं केंद्र की ओर आती हैं, केंद्र की ओर आ गई, नीचे तो समुद्र है, तो होगा क्या? अब ये हवाएं ऊपर की ओर उछाल दी जाएंगी। जब ये हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं तो समुद्र के जल को खींचती है। या जब समुद्र के जल को खींचती हैं तो समुद्र के में वहां ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं हमेशा। इसका अर्थ ये है कि यदि समुद्र में ऊंची लहरें जहां उठ रही हैं तो समझो सबसे ऊंची लहरें, लहरों की ऊंचाई 8, 9, 10, 12, 15 मीटर ऊपर होता है, तो समझो कि वहां चक्रवात की आंख है। तो ऊंची लहरें चक्रवात की आंख का इंडिकेटर होती हैं, सूचक होती हैं। हमेशा ध्यान दो, मैंने क्या कहा? चक्रवात की आंख में वर्षा नहीं होती। टेम्परेट साइक्लोन में क्या चीज है? चक्रवात की आंख में वर्षा होती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या है? चक्रवात में की आंख में वर्षा होती ही नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब यहां वर्षा रुक जाती है, हवा की गति कम होती है हमेशा। और मैंने क्या कहा? यहां समुद्र की लहरें ऊंची उड़ती हैं। आखिर ऊंची क्यों उड़ती हैं? कि जब परिधि से हवाएं केंद्र की ओर आती हैं, आंख की ओर, तो ध्यान देना इस बात को। ये होता क्या है? ये हवाएं ऊपर उड़ती हैं। देखो, अभी जा रहे हैं क्लाउड जोन में या जा रहे हैं आउटर रेंज में, तो ये समुद्र के जल को खींचती हैं। जब ये समुद्र के जल को खींचती है तो वहां ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में। आप ध्यान से सुनो इस बात को। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब एक प्रश्न, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मैंने कहा यह क्लाउड जोन है। मान लिया जाए या हवा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्लाउड जोन में स्पीड हो सकता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और मैंने क्या कहा? जो आउटर रेंज है, ये जब जाता है तो आउटर रेंज की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है। आउटर रेंज की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जब क्लाउड जोन आता है, क्लाउड जोन, तो यहां इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। पर क्लाउड जोन में हवा की स्पीड सबसे ज्यादा होती है हमेशा। और वर्षा भी क्लाउड जोन में सबसे ज्यादा होता है। और चक्रवात की आंख में तो वर्षा रुक जाती है। आप हमेशा ध्यान दो, सामान्यतः ये साइक्लोन है, इसकी ऊंचाई लगभग होती है 12 किलोमीटर तक। इस साइक्लोन की ऊंचाई की बात करें, हम लोग क्या बात कर चुके थे कि यह साइक्लोन हमेशा समुद्र के ऊपर बनता है, कभी भी यह स्थल मंडल पर नहीं बनता, क्योंकि इसको एनर्जी मिलती है जल के
गुप्तुष्मा से। तो जलवाष्प जब ग्रहण करेंगे, उनका संघनन होगा तो एनर्जी मुक्त होती है। वो उसी एनर्जी को ये ग्रहण करता है और अपना विस्तार निरंतर करता चला जाता है। साइक्लोन। अब एक चीज सोचो आप, जब हम इस बात करेंगे, इस साइक्लोन को हम इस तरह देख सकते हैं, हम साइक्लोन को यदि बनाएं तो इस तरह बना सकते हैं। यह साइक्लोन है, यह आपका आउटर रेंज है, आउटर रेंज बाहरी क्षेत्र। यह आपका क्लाउड जोन है, और यह आपकी चक्रवात की आंख है। ध्यान सुनो इस बात को, याद रखना। सबसे पहले आउटर रेंज टकराता है स्तंभ से। तो आपने देखा होगा कि जब आउटर रेंज टकराता है तो हवाओं की स्पीड बढ़ने लगती है। उसके बाद क्लाउड जोन टकराएगा, और जब क्लाउड जोन टकराता है तो हवा की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाता है, घनघोर बारिश होती है। और जब आग की बात आएगी तो स्वाभाविक है, यहां आग क्या होगा, ये वर्षा क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए कि यहां से वर्षा शुरू होती है, वर्षा शुरू होती चली जाएगी, अचानक यहां वर्षा रुक जाएगी, और यहां क्या होगी, वर्षा सबसे ज्यादा होगी। तो यह कहा जाता है, यह कहा जाता है कि चक्रवात के पीछे भाग में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। यहां वर्षा रुक जाती है, हमेशा ध्यान दो, चक्रवात के पीछे भाग में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अब चक्रवात की आंख में वर्षा क्यों नहीं होती? ये जो चक्रवात है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली बात देखो, ये जो साइक्लोन है, इसकी स्थिति क्या है? उष्ण कटिबंधी हम चक्रवात की बात करें, चक्रवात का व्यास कम। जब व्यास कम होता है तो स्वाभाविक है समदाब रेखाएं पास पास होती हैं। इसका अर्थ यह है दाब प्रवणता ज्यादा। प्रांतक क्या होगा? चक्रवात की गति ज्यादा। इस मैप में देखो आप, आखिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है। आखिर विनाशकारी क्यों होता है? क्योंकि चक्रवात की जब का व्यास कम होगा तो जो समदाब रेखाएं हैं, आइसोबार रेखा है, लाइन, वो पास पास होंगी। जब समदाब रेखाएं पास पास होती है तो दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा। और दाब प्रवणता का अर्थ क्या है? दाब के बदलने की दर। जब दाब प्रवणता ज्यादा होती है तो चक्रवात की गति क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब चक्रवात की गति ज्यादा होगी तो चक्रवात क्या हो जाएगा? विनाशक। हमेशा ध्यान दो इस बात को, चक्रवात विनाशक साबित होता है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो आप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का व्यास कम होता है, स्वाभाविक है। समदाब रेखाएं पास पास होती हैं, दाब प्रवणता ज्यादा होती है, तो चक्रवात की गति ज्यादा होगी।
और चक्रवात क्या होगा? विनाशक होगा। फिर याद रखना, चक्रवात का जो क्लाउड वॉल है, इसमें हवा की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अब एक प्रश्न उठा, हम साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन की दिशा क्या होगी और ये साइक्लोन कहां टकराएगा? ये तो बात समझ में आ गई होगी कि आखिर वर्षा कहां होगी चक्रवात में। कई बार यूपीएससी प्रश्न ये पूछता है कि चक्रवात के किस भाग में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अब सोचो जरा, ध्यान से समझो इस बात को। ये जो साइक्लोन है, चक्रवात की बात करें हम लोग, ये कहां टकराएगा, इसकी गति क्या होगी? हमेशा याद रखना, चक्रवात की गति टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन की गति दाब प्रवणता से निर्धारित होती है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने कहा कि ये जो साइक्लोन बनता है, इसकी दो स्थिति है। ये इंडिया है आपका, मैप में ध्यान से सुनो इस बात को। ये एक इक्वेटर है, हमेशा ये 5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये आपका, हम बात करें सीधे 15 अंश की बात करें हम लोग, और ये आपका मान लिया जाए 30 अंश अक्षांश है। पूरी बात ध्यान देना। 0 से 5 के बीच कोई साइक्लोन बनता ही नहीं, क्योंकि हवाएं घूम नहीं पाती। लेकिन 5 से लेकर 15 के बीच और 15 से लेकर 30 के बीच साइक्लोन बनेगा। यह साइक्लोन बन चुका है, यह साइक्लोन बन चुका है। यहां भी यह साइक्लोन बनेगा, यह साइक्लोन बनेगा। अब सोचो जरा, ये जो 15 से लेकर 30 के बीच जो चक्रवात है, हमेशा ध्यान दो, इनके बीच निर्मित चक्रवात कहीं भी टकरा सकता है। या कहां टकराएगा, इस पर निर्भर करता है कि दाब, निम्न दाब कहां है। लेकिन इनके बीच निर्मित चक्रवात सदैव महाद्वीप के पूर्वी तट पर टकराती हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। 15 से लेकर 30 के बीच जो साइक्लोन बनेगा, यह कहीं भी टकरा सकता है। कहां टकराएगा डिपेंड करता है कि लो प्रेशर का बेल्ट कहां बना है, निम्न वायु दाब की स्थिति कहां बना है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनिए इस बात को, ये इंडिया है। यदि मैप को हम बनाने इस तरह, तो हमेशा ध्यान देने इस बात को, इसे आप लोग नोट कर लो आप। फिर एक प्रश्न उठा, जैसे मान लिया जाए यह आपका बांग्लादेश है, यह आपका उत्तरी पूर्वी म्यांमार है पूरी तरह, ये भारत है, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। 15 से 30 के बीच साइक्लोन बन चुका है। अब ये साइक्लोन या तो इंडिया से टकराएगा, या तो म्यांमार से टकराएगा, या तो बांग्लादेश से टकराएगा। अब डिपेंड करता कि लो प्रेशर का बेल्ट कहां बना। मान लिया जाए बांग्लादेश में लो प्रेशर का बेल्ट बन गया, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया, तो जो लो प्रेशर का बेल्ट होता है ना, वो साइक्लोन के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है,
चुंबक की तरह काम करता है। अब यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन गया तो साइक्लोन को खींच लेता अपनी तरफ। आप सोचो जरा, मान लिया जाए यह साइक्लोन यहां बन चुका है, पता ये चला ये साइक्लोन इंडिया की तरफ जा रहा है। आपने सुना होगा इंडिया की तरफ आ रहा है, अचानक वो बांग्लादेश से जाकर टकरा गया, अचानक वो जाके म्यांमार से टकरा जाएगा। ऐसा होता क्यों है? पता ये चला कि साइक्लोन बन चुका है, ये आगे बढ़ रहा है और टकराने वाला भारत से। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बांग्लादेश में लो प्रेशर का बेल्ट बन गया। तो लो प्रेशर का बेल्ट क्या करता है? साइक्लोन को अपनी तरफ खींच लेता है ये। अब ये जब साइक्लोन सीधे क्या करेगा, ये जाएगा और सीधे बांग्लादेश से टकरा जाएगा। अब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर तबाही होगी। इसका मतलब यह है कि 15 से लेकर 30 के बीच जो साइक्लोन बनता है उसकी दिशा अनिश्चित होती है कि वह कहां टकराएगा। लेकिन 5 से लेकर 15 के बीच यह हमेशा महाद्वीप के पूर्वी तट पर टकराएंगी। आखिर क्यों? क्योंकि व्यापारिक हवाएं चलती हैं। ध्यान से सुनो इस बात को, ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं। इन व्यापारिक हवाओं की दिशा क्या है? इन व्यापारिक हवाओं की दिशा देखो जरा, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है इन व्यापारिक हवाओं की दिशा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है। ये व्यापारिक हवाएं क्या करेंगी? साइक्लोन को पुश करेंगी और साइक्लोन आगे बढ़ता चला जाएगा और सीधे टकराएगा भारत के इस तट से टकराएगा। हमेशा इसका अर्थ यह है 5 से लेकर 15 के बीच जो साइक्लोन बनेगा महाद्वीप का पूर्वी तट, यह किसी देश के पूर्वी तट से टकराएगा। पर 15 से लेकर 30 के बीच जो साइक्लोन बनेगा वो तो कहीं भी टकरा सकता है। हम इसको इस तरह समझे जरा तो चीजें और क्लियर होगी। ध्यान से सुनिए इस बात को। देखो आप, यह आपका इक्वेटर है, यह अफ्रीका महाद्वीप है। हमेशा ध्यान दो, यह अरब का प्रायद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, यह अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। आपको हर आंसर को जब लिखोगे तो मैप बनाते चलना आप, और हर बात को आपको अपने मैप से कहना है। साइक्लोन यहां बन चुका है। सोचो, यह साइक्लोन है 5 से लेकर 15 के बीच। मान लिया जाए यह अंडमान निकोबार है। आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि साइक्लोन अंडमान निकोबार के से भी टकरा रहा है। आखिर क्यों नहीं टकराता है? अंडमान निकोबार में कभी कोई साइक्लोन आता ही नहीं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि अंडमान निकोबार का जो पूरा बेल्ट है 0 से लेकर 5 अक्षांश के बीच पड़ता है। वो देखो आप, 0 से लेकर 5 अक्षांश के बीच पड़ता है अंडमान निकोबार। हम लोग पढ़ चुके हैं 0 से लेकर 5 अक्षांश के बीच कोई साइक्लोन बनता ही नहीं। आप सोचो जरा, ये जब व्यापारिक हवाएं चलेंगी, व्यापारिक हवाएं जब चलेंगी तो इसको पुश करेंगी। ये जब इसको पुश करेंगी तो ये साइक्लोन इस भाग से टकराएगा। मान लिया जाए साइक्लोन यहां बन गया और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, तो होगा क्या? ये साइक्लोन आगे बढ़ जाएगा और इनकी जो दिशा होती है वो व्यापारिक हवाओं से निर्धारित होती है। अब व्यापारिक हवाओं की दिशा ये है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है ये। अब सोचो जरा, ये सीधे यहां से टकराएगा और व्यापारिक हवाओं से पुश करेंगी वो। और कल मैंने ये कहा था कि व्यापारिक हवाओं को जो दिशा है ना
वही साइक्लोन की दिशा होती है हमेशा। अब एक चीज सोचो आप, मान लिया जाए अरब सागर में कोई साइक्लोन बन गया, ये अरब सागर में साइक्लोन बन गया, इसको तो चलना चाहिए इधर, ये सीधे आकर के या तो इससे टकराएगा या तो यमन से टकराएगा, ये यमन का भाग है, इससे टकराएगा। अब सोचो अरब सागर में जो निर्मित कानून है, टकराना तो यहां चाहिए, लेकिन एक समस्या है, ये जब 15 से लेकर 30 के बीच बनेगा तो मुंबई से भी टकरा सकता है और गुजरात से भी टकरा सकता है। जैसे एक बार यहां साइक्लोन बन गया, यह साइक्लोन आगे बढ़ा था और टकराता जाके यमन से या अफ्रीका महाद्वीप से, पर दुर्भाग्य से यह साइक्लोन सीधे गुजरात से टकरा गया या मुंबई से टकरा गया। रीजन ये है कि जब यह साइक्लोन आगे बढ़ रहा था तो इस बेल्ट में लो प्रेशर का बेल्ट बन गया, और जब गुजरात और मुंबई के आसपास जब लो प्रेशर का बेल्ट बना तो लो प्रेशर का बेल्ट चक्रवात के लिए चुंबक की तरह काम करता है, ये सीधे साइक्लोन को खींच लिया, और जब साइक्लोन को खींचा तो साइक्लोन मूव कर गया, अब मूव किया तो बहुत इसकी स्पीड अचानक क्या हो गई, बढ़ गई, और जब इसकी स्पीड बढ़ी तो इसकी विनाशक क्षमता भी क्या हो गई, बढ़ गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि केरल में की बात करें या कर्नाटक के तट पर कभी कोई साइक्लोन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कर्नाटक का जो तट है और केरल का जो तट है 15 अक्षांश के नीचे है। मैंने क्या बताया, 15 से लेकर 30 के बीच कोई साइक्लोन बनेगा तो कहीं भी टकरा सकता है, पर 5 से लेकर 15 के बीच यदि कोई साइक्लोन बनता है तो पूर्वी भाग में टकराएगा। मान ली यहां कोई साइक्लोन बन गया तो सीधे अफ्रीका महाद्वीप से टकराएगा। क्यों? क्योंकि व्यापारिक हवाएं प्रवाहित हो रही हैं, ये इसको पुश करेंगे और सीधे टकराएगा यहां पर महाद्वीप के पूर्वी तट पर, यह टकराएगा साइक्लोन। अब एक चीज सोचो जरा आप, हमेशा ध्यान देने इस बात को। प्रश्न ये उठा कि आखिर ये साइक्लोन कहां टकराएगा, क्यों टकराएगा? याद रखना है 15 से लेकर 30 के बीच यदि ये साइक्लोन बनता है तो फिर कहीं भी टकरा सकता है, पर 5 से लेकर यदि 15 के बीच ये साइक्लोन बनेगा तो सदैव कहां टकराएगा, किसी देश के पूर्वी तट या महाद्वीप के पूर्वी तट पर टकराएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको इस तरह देखो आप, हमेशा इसको इस तरह देखो आप, मान लिया जाए कि ये अमेरिका है, यह आपका दक्षिणी अमेरिका है, इक्वेटर, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यह आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब उत्तर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो साइक्लोन हमेशा यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, यह ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है। हमेशा जब साइक्लोन टकराएगा तो यहां टकराएगा, यहां कभी कोई साइक्लोन नहीं टकराएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि व्यापारिक हवाएं क्या होगी, ये बह रही हैं, सीधे साइक्लोन आकर के यहां टकराया जाएगा। आप सोचो साइक्लोन क्या होगा, यहां टकराएगा। ट्रॉपिकल हम साइक्लोन की बात करें, अब सोचो जरा आप, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब बात हम करते हैं तो इनके कुछ स्थानीय नाम हैं ट्रॉपिकल। जैसे मैंने कहा मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में इस साइक्लोन का नाम है टॉर्नेडो। कैरिबियन सागर में इसका नाम है हरिकेन। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं वीली वीली।
भारत में इसको चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन की बात। अंत में चीन सागर में इसको कहते हैं टाइफून। हमेशा ध्यान दो, मैक्सिको की खाड़ी में से टॉर्नेडो कहते हैं, कैरिबियन सागर में हरिकेन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में से वीली वीली कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं और चीन सागर में टाइफून कहते हैं इसे। इनके कुछ स्थानीय नाम है इस साइक्लोन का। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये ज्यादातर बातें पीसीएस में पूछी जाएगी, आईएएस में नहीं पूछी जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि प्रश्न कैसे बनेगा यूपीएससी में और आप कहां कहां गलतियां कर सकते हो। देखो, आप ये साइक्लोन के रीजनल नाम है, स्थानीय नाम है साइक्लोन। पर अक्सर की बात है, जब हम साइक्लोन की बात करते हैं तो फिर एक प्रश्न उठा कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बेसिक डिफरेंट क्या है, अंतर। जैसे अंतर की बात करें हम लोग, शीतोष्ण चक्रवात की बात करें और दूसरी चीज उष्ण कटिबंधीय हम चक्रवात की बात करें, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, क्या अंतर है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहला अंतर देखो जरा, यह बनता कहां है, 40 से लेकर अक्षांश के बीच, और यह कहां बनता है, 5 से लेकर 30 अक्षांश के बीच बनता है ये। हम दूसरी चीज, इसके लिए वाताग्र का होना जरूरी है। निर्मित होना आवश्यक। इसका अर्थ यह है, जब तक वाताग्र नहीं बनेगा यह टेम्परेट साइक्लोन नहीं बनेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ITCZ के पास गर्म हवा का ऊपर उठना आवश्यक है। ITCZ के पास गर्म हवा का ऊपर उठना आवश्यक है। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर टकराता है और यह जो है महाद्वीपों के पूर्वी तट पर टकराता है। दोनों में अंतर देखो, यह महाद्वीप के पश्चिमी तट पर टकराता है, यह महाद्वीप के पूर्वी तट पर टकराता है। हमेशा ध्यान दो। हम चौथी बात करें कि दोनों की स्थिति क्या अंतर है दोनों में। हमेशा यहां आंख में भी वर्षा होती है, यहां आंख में वर्षा नहीं होती है। हमेशा ध्यान दो, इसका व्यास ज्यादा, प्रवणता दाब प्रवणता कम, जिससे गति कम। यहां क्या हो रहा है, इसका व्यास कम, प्रवणता दाब प्रवणता ज्यादा, जिससे गति ज्यादा। हमेशा ध्यान दो इस बात को।
दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? टेम्परेट में आंख में वर्षा होती है, ट्रॉपिकल में आंख में वर्षा होती ही नहीं। इसका व्यास ज्यादा, जिसका व्यास ज्यादा होगा उसका दाब प्रवणता कम, प्रेशर ग्रेडियंट कम। और दाब प्रवणता का अर्थ है दाब के बदलने की दर, जिससे गति क्या होगी? कम होगी। इसका व्यास कम, परिणामतः दाब प्रवणता ज्यादा, जिससे गति क्या होगी? ज्यादा होगी। दोनों में यह बेसिक डिफरेंट है। अब एक चीज सोचो आप, नंबर 6 की बात करें। यह समुद्र एवं स्थल दोनों पर बनता है। यह केवल समुद्र के ऊपर बनता है। हमेशा ध्यान दो, जो टेम्परेट साइक्लोन है समुद्र और स्थल दोनों पर बनेगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यह केवल समुद्र के ऊपर निर्मित होता है। अब एक प्रश्न उठा, यहां वर्षा के साथ ओला भी पड़ता है। यहां केवल वर्षा होती है। इसको जो एनर्जी है इसे ऊर्जा वाताग्र से मिलती है और इससे ऊर्जा जल के गुप्त उष्मा से मिलती है। हमेशा ध्यान दो, दोनों को ऊर्जा एनर्जी किससे मिल रही है? जो टेम्परेट साइक्लोन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसे ऊर्जा मिलती है वाताग्र से, इसे ऊर्जा जल के गुप्त उष्मा से मिलती है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। ये दोनों में जो बेसिक डिफरेंट है, देखो आप दोनों में क्या डिफरेंट है। पहली चीज देखो आप, इसे देखा होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी विनाशक क्षमता ज्यादा होती है और जो टेम्परेट साइक्लोन है उसकी विनाशक क्षमता क्या होती है? कम होती है। अब सोचो जरा आप, पर एक साइक्लोन की जब बात उठी फिर एक प्रश्न उठा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ध्यान से सुनना इस बात को, दोनों में बेसिक डिफरेंट ये है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये स्थलीय भाग है, ये साइक्लोन बन चुका है। ये जब साइक्लोन आगे बढ़ता है ना, साइक्लोन जब आगे बढ़ता है तो तटों पे क्या होता है? जल की ऊंचाई बढ़ती है, लहरें बहुत तेजी से उठती हैं। आखिर लहरें क्यों उड़ती हैं? लहरें इस तरह उड़ती हैं, ध्यान से सुने इस बात को। लहरें, ये जल है, बहुत शांत जल है। अचानक क्या होगा? जब साइक्लोन आगे बढ़ता है तो लहरें यूं उठने लगती हैं, यूं उठने लगती हैं और तटों पर ये जब टकराती है ना तो इसको कहते हैं सर्ज, कहते हैं इसको। इसे क्या कहा जाता है? सर्ज कहा जाता है। जब इस साइक्लोन आगे बढ़ता है समुद्र के ऊपर तो लहरें ऊपर उठती हैं। पूरी बात ध्यान दो, ये जब तटों से टकराती है ना तो टूट जाती हैं। या इसे कहते हैं सर्ज, कहते हैं इसे सर्ज, साइक्लोन को। आप ध्यान से सुनो इस बात को, ये आपका साइक्लोन है। लेकिन प्रश्न ये उठा कि चाहे टेम्परेट साइक्लोन हो चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, दोनों की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज?
इसकी दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप ध्यान देना इस बात को। जब इनकी दिशा की हम बात करते हैं, मान लिया जाए ये इक्वेटर है, ये एरिया है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये एरिया है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। एक नॉर्थ है, यहां जो साइक्लोन बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये मूव करता है चक्रवात, क्लॉकवाइज, दोनों में ध्यान दें इस बात को। उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव करता है उत्तरी गोलार्ध में। पर जो दक्षिणी गोलार्ध में है, देखो ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। आप सोचो जरा, उत्तरी गोलार्ध की जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज मूव करता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये साइक्लोन की बात करें, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है हम लोग बात कर रहे थे, ये जब ट्रॉपिकल, हमेशा ध्यान दो, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक बार आया, टकराया और चला गया। टेम्परेट साइक्लोन तो हफ्तों तक सक्रिय रहता है, जैसे कश्मीर में हफ्तों तक स्नोफॉल होता है, वो टेम्परेट साइक्लोन ही तो है। और कल मैंने ये बताया था पिछले क्लास में कि टेम्परेट साइक्लोन का 3 क्षेत्र है, आइसलैंडिक एरिया, एल्यूसियन आइलैंड्स और भूमध्य सागर। पर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये 5 से लेकर 30 के बीच बनती है। ये 0 से लेकर 5 के बीच ये साइक्लोन नहीं बनता। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये साइक्लोन। एक बात हमेशा, साइक्लोन का उल्टा है एंटी साइक्लोन। पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, अक्सर देखा होगा भारत में बात करें, भारत में समुद्र के ऊपर जो साइक्लोन बनता है वो कब बनता है? आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के मौसम की समाप्ति के बाद हमेशा या तो बनेगा मार्च उसके महीने में, या तो बनेगा सितंबर अक्टूबर में ये साइक्लोन बनता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखो रीजन क्या उसके साथ, क्यों ऐसा होता है? होता क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप स्थलीय भाग पर हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है और समुद्र के ऊपर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। स्वाभाविक है, हवाएं जाएंगी, टकराएंगी, टकराती तो घूम जाती हैं। ये एक बार घूमी तो साइक्लोन का रूप धारण कर लेती है। या अब ध्यान देना इस बात को, साइक्लोन के साथ साथ एक शब्द है एंटी साइक्लोन। हम प्रति चक्रवात की बात करें, प्रति चक्रवात में उल्टा होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये केंद्र में हाई प्रेशर, यहां 900 मिलीबार, यहां 850 मिलीबार, यहां 800 मिलीबार है, मिलीबार। तो केंद्र में हाई प्रेशर, परिध पर लो प्रेशर, तो हवाएं हमेशा केंद्र से परिध की ओर चलेंगी। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है, तथा वर्षा नहीं होती है एंटी साइक्लोन में। याद रखना, शीत ऋतु में भारत में एंटी साइक्लोन बनता है। जैसे मान करें ये भारत है, यह स्थलीय भाग है, यह आपका अरब सागर है, यह बंगाल की खाड़ी है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को।
ध्यान देने इस बात को। शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु की हम बात करें, यह भाग बहुत तेजी से ठंडा होता है और स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होगा, जलीय भाग देर में ठंडा होगा। अब इसको बना लो आप। ये जो केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया और ये परिधि हो गई। तो स्थलीय भाग ठंडा होगा शीत ऋतु में, जलीय भाग, स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होगा, जलीय भाग देर में ठंडा होगा। तो स्थलीय भाग पर हाई प्रेशर, जलीय भाग पर लो प्रेशर। अब यहां शीत ऋतु में क्या हो गया? हाई प्रेशर। यहां क्या हो गया? समुद्र पर लो प्रेशर। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो स्थल से हवाएं समुद्र की ओर चलनी शुरू हो जाएंगी। आप सोचो, आप जब यह हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलेगी तो यहां का मौसम साफ हो जाएगा। परिणामतः स्थलीय भाग पर वर्षा क्या होगी? नहीं होगी। एंटी साइक्लोन हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सब ट्रॉपिकल जोन है, उपोष्ण उच्च वायुदाब है, वह एंटी साइक्लोन बनता है। क्लास में ध्यान देना, वह एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात बनता है। अब एंटी साइक्लोन में यदि दिशा की हम बात करें तो ये एक 0 अंश अक्षांश रेखा। ऊपर जो एंटी साइक्लोन बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा और यहां जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो जो एंटी साइक्लोन है, पहले तो इसकी गति ज्यादा नहीं होती, ये विनाशक नहीं होता, मौसम साफ हो जाता है हमेशा। शीत ऋतु में भारत में वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि भारत में एंटी साइक्लोन बनता है, प्रति चक्रवात बन जाता है। क्यों बना? ये जलीय भाग है, ये देर में ठंडा होगा तो ये गर्म होगा, तो यहां लो प्रेशर। ये जल्दी ठंडा होगा तो यहां हाई प्रेशर। अब ये बना लो, ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गई। तो केंद्र में हाई प्रेशर, परिधि पर लो प्रेशर। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब हमेशा ध्यान दो, यह प्रति चक्रवात है। मौसम साफ हो जाता है तो वर्षा नहीं होती है, पर इनकी जो गति होगी, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान देना, यहां क्लॉकवाइज, जबकि साइक्लोन में स्थिति अलग थी। चक्रवात में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। प्रति चक्रवात में क्लॉकवाइज बदल जाती है, ये एंटी क्लॉकवाइज। कई बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कल से मेरी ज्योग्राफी की क्लास निश्चय IAS एकेडमी के ऐप पर चलेगी। वो बहुत नॉमिनल चार्ज है, 2000 रुपया। 2000 रुपया वहां चार्ज है और मैं ऐप पर बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, क्वेश्चन। अब मैंने आपसे ये कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि 20 क्वेश्चन में 20 सही होगा, IAS की बात कर रहा हूं, पर 20 प्रश्न पूछा गया तो पूरी संभावना है कि 16-17 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। जो गलत भी होंगे वो फैक्चुअल क्वेश्चन गलत होंगे। कभी लंबी नदी का नाम पूछ दिया, कभी पहाड़ों का नाम पूछ दिया, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा दुनिया के जितने भी हैं, पर्वत, पहाड़, नदी, एक एक चीज में बताऊंगा आपको ऐप पर। आप चाहो तो ज्योग्राफी फीस बहुत कम है, मात्र 2000 रुपया, निश्चय IAS एकेडमिक ऐप पर। वहां से चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो आप। और अभी मेरी 30 से 35 क्लास चलेगी ज्योग्राफी की, पर वहां मेरी क्लास चलेगी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे भी क्लास हो सकती है। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि ज्योग्राफी से प्रश्न गलत ना हो। ओके, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं कल ऐप पर।